चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अकाउंट्स 11 चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और इसका लेक्चर 3। पहले 2 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने कई अकाउंटिंग के कंसेप्ट सीखे हैं, जैसे ट्रांजैक्शन सीखा है क्या होता है, इवेंट सीखा है, असेट सीखे हैं, टाइप ऑफ असेट्स सीखे हैं, लायबिलिटी सीखी है, कैपिटल सीखी है, एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सब सीखा। इसके सिवा आपने सीखा डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। शायद यहीं तक पहुंचे थे। पहले 2 लेक्चर में हम इतनी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज लेक्चर नंबर 3 में इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर आज हमारा कंसेप्ट शुरू होगा ड्राइंग्स। कहां से शुरू होगा? ड्राइंग से पहले तक के टर्म्स हम समझ चुके थे। क्या सभी बच्चों के पास प्रिंटेड नोट्स है या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है? नहीं है इस बच्चे को बेटा नोट्स पास कर दीजिएगा। ये नोट्स आप अपने पास रखिए। चलिए अब सारे बच्चों पे प्रिंटेड नोट्स हैं। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला कंसेप्ट देखेंगे हम ड्राइंग। बड़ी आसान सी बात है, आप सभी जानते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कोई भी अमाउंट जो विड्रॉ मतलब निकाल लेता है। कौन निकाल लेता है? ओनर। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर। कैपिटल क्या होती थी? वो अमाउंट जो ओनर लगाता था। ड्राइंग क्या होती है? वो अमाउंट जो ओनर विड्रॉ करता था। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द आइदर इन कैश और इन पैसा निकाल ले या कोई सामान निकाल ले बिजनेस। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए यदि ये निकाला जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? जल्दी बताइए। हम इसको कहते हैं ड्राइंग्स। क्या आप में से किसी को कोई भी डाउट है? बताइए जल्दी। समझ गए ड्राइंग? क्या मतलब होता है बच्चों ड्राइंग का? ड्राइंग का मतलब होता है, ध्यान इधर लगाइए, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट बाय द ओनर आइदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई डाउट? बेटा कंसंट्रेट करिए तो तेज। ड्राइंग्स के बाद अगला पार्ट आता है स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक का मतलब होता है कोई भी थिंग या कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग या विच आर हेल्ड बाय द, जो एंटरप्राइज के द्वारा हेल्ड होता है किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी थिंग या कोई भी आर्टिकल विच इज हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल, फॉर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, कोई भी चीज जिसे एंटरप्राइजेस अपने पास हेल्ड करता है किस लिए? बेचने के लिए। और बेचना भी कब? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो मैं एसी बेच रहा हूं तो ये स्टॉक नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्स में एसी बेचना वो पढ़ाना है। एक दुकानदार एसी बेच रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार है, उसका काम है, उसके लिए माना जाएगा स्टॉक। कोई दिक्कत? तो स्टॉक का क्या मतलब हुआ? कोई भी थिंग या कोई भी आर्टिकल विच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस, किस लिए हेल्ड? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किसमें सेल? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द। पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो बोर्ड पर ना देखकर कहीं और देखे। बेटा आप पढ़ने के लिए आए तो योर कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द, प्लीज टेक दिस एज सीरियस। समझ गया क्या होता है स्टॉक? कोई भी थिंग
या कोई भी आर्टिकल जिसको हेल्ड करता है कोई भी एंटरप्राइजेस, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। कब सेल? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस होना चाहिए उस चीज को बेचने का। अगर मेरे पास ये एसी है और मैं इसको बेचता हूं तो ये स्टॉक नहीं माना, क्योंकि मेरा काम एसी बेचना। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गई? या तो ये हो, या और दूसरी बात क्या हो सकती है? स्टॉक आर्टिकल हेल्ड किया फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। जैसे हलवाई है, हलवाई के पास काजू बादाम पिस्ते रखे, तो वो उनको मिठाइयों में लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो वो भी क्या माना जाएगा? उसका स्टॉक। कि वो रखा हुआ है उसके पास किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन द प्रोडक्शन ऑफ मेंट फॉर सेल। कोई डाउट? तो ध्यान रखिए, स्टॉक की डेफिनेशन को हमने कुछ पार्ट में तोड़कर याद किया। कैसे याद किया? सबसे पहले हमने क्या बोला? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू थिंग और आर्ट, थिंग और आर्ट। कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या कही हमने? विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किसमें सेल? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। या तो या और विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर। दो में से एक बात के लिए, या तो खुद से बेचने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में, या उनको यूज करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जिनको बेचना। इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट इट वंस मोर? शैल आई? अदर नेम ऑफ स्टॉक आर, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं और मर्चेंडाइज भी कहते हैं। स्टॉक तीन तरीके का हो सकता है। एक रॉ मेटेरियल का स्टॉक, जो वस्तु बनानी है उसमें मेटेरियल लग रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, यानी अभी रॉ मेटेरियल लग तो गया है मगर माल पूरी तरह बनके तैयार हुआ नहीं है। सोन पापड़ी बन रही है, सब मेटेरियल लग गया, काजू बादाम पिस्ता, मगर फाइनल फर्निशिंग होना बाकी। और फिनिश स्टॉक, जो सामान बनके तैयार। कोई डाउट? तो बेटा कंसंट्रेशन लगाइए, अच्छे से नहीं आएंगे। समझे मेरी बात को? कंसंट्रेशन लगाइए। हाँ, रॉ मेटेरियल जैसे आपको सोन पापड़ी बनानी है, तो सोन पापड़ी में क्या लगेगा? काजू बादाम पिस्ता बेसन लगेगा, घी लगेगा, ये सब रॉ मेटेरियल जिससे वस्तु बनेगी। इन्हें शर्ट बनानी है तो जो कपड़ा है वो रॉ मेटेरियल है। कपड़ा इस्तेमाल हो गया, कट गया, काजवाज हो गई, मगर अभी शर्ट पूरी बनके तैयार नहीं हुई है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। और जब शर्ट बन के तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स। नहीं आई बात? दोबारा बताओ, क्लियर है सबको? किसी को डाउट? तो बेटा दो कंसेप्ट आपने याद करे। पहला कंसेप्ट कौन सा याद करा? ड्राइंग। और दूसरा कंसेप्ट कौन सा याद करा? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? वो है जो विड्रॉ, निकाल लिया जाता है बाय द ओनर, बाय द ओनर, आइदर इन कैश और इन काइंड। किससे? फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ये बहुत जरूरी है, पर्सनल काम के। तो ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो ओनर निकाल लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के, चाहे कैश में चाहे। कोई दिक्कत? दूसरी आपने डेफिनेशन पढ़ी किसकी? स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कोई भी थिंग या कोई भी आर्टिकल विच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज अपने पास रखता है। समझ रहे हैं बेटा? किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किसमें? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। या तो ये, या और विच इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर, उसे इस्तेमाल करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जिनको हम बेचे। कोई दिक्कत? स्टॉक के अदर नेम भी है, इन्वेंट्री और मर्चेंट टैक्स। स्टॉक तीन तरीके का होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है
जिस प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। WIP का मतलब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो चुका है, मगर अभी फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार नहीं हुआ, वो अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और जब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो, दैट इज फिनिश्ड। समझ गए? रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो मटेरियल जिनसे फिनिश गुड्स बनाया जाएगा, उसका। WIP का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो चुका, वर्क अंडर प्रोसेस है, वर्क अंडर प्रोसेस, अभी कंप्लीट, दैट इज स्टॉक ऑफ WIP। और फिनिश गुड्स जब वस्तु बनके तैयार। कोई डाउट? जैसे गारमेंट के केस में कपड़ा लगेगा, कपड़ा स्टॉक किसका है? गवर्नमेंट। कपड़ा लग गया, कटिंग हो गई, काज कट गए, प्रेस फ्रेस हो गई, मगर अभी थोड़ा सा काम बाकी है, दैट इज वर्क इन। और जब शर्ट बन के तैयार होके पैक होके तैयार होके, दैट इज फिनिश्ड। क्लियर है? बेटा ओपन कर दीजिए उसको। कोई डाउट किसी को? बताइए बच्चे, जरा भी हो किसी को? चलो आगे बढ़ेंगे, आइए प्लीज। मैंने 2 टर्म बताए हैं, अन्य मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा तो देख लीजिएगा। तो ये 2 टर्म मैंने बताए हैं और मैं आगे बढ़ता हूं। क्या 2 टर्म समझ में आ गए हैं आपके? आपके टाइम की मैं 2-4-5 दिन में कुछ करता हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे करता हूँ, ताकि आप लोग कंफर्टेबली आ जाए। 2-4 दे दीजिए मुझे। यहाँ तक हो गया बेटा? तो मुझे पता है आप लोगों के लिए टफ होता है, अभी आप सीधे स्कूल से सीधे भागते हैं, इट्स रियली टफ। कोई बात नहीं, धीमे धीमे उसमें होगा। इसके बाद बच्चों अगली चीज थी ट्रेड रिसीवेबल्स। अगली चीज क्या थी बच्चों? द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। बड़े बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है अच्छे से समझिए। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, क्या मतलब है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स? वो पैसा जो हमें कस्टमर से लेना। 2 बातें आती है, ड्यू टू कस्टमर्स और ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब होता है हमें कस्टमर से लेना है, और ड्यू टू कस्टमर्स का मतलब होता है हमें कस्टमर्स को देना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो पैसा जो हमें कस्टमर से लेना है। लेना, जैसे मुझे आपसे पैसा लेना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीव। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज या ऑफ द बिजनेस। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो कौन होते हैं? बी साइलेंट होता है तो बोलेंगे क्या? डेटर्स। और दूसरे कौन होते हैं? बिल्स। समझ गए? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें कस्टमर से लेना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मान लो कुछ बच्चों की फीस नहीं आई, तो मुझे आपसे फीस लेनी है या नहीं लेनी? बताइए। लेनी है। लेनी है का मतलब आप में ट्रेड डेटर्स भी है और ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही डेटर्स। तो मतलब समझे क्या मतलब हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स का? बताइए बेटा। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। इट इज सम ऑफ टू, इट इज सम ऑफ 2 चीजों को जोड़कर ये बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, एक डेटर्स और दूसरा, यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर होते हैं डेटर्स प्लस बिल्स। कोई दिक्कत? टीआर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ गए? तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स? इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। डेटर्स कौन होते हैं? कोई भी व्यक्ति हु ओज मनी, क्या मतलब है टू एन एंटरप्राइज का? हु ओज मनी टू एन एंटरप्राइज का क्या मतलब? जिसे एंटरप्राइज को पैसे देने, यानी एंटरप्राइज को पैसे लेने। हु ओज मनी टू एन एंटरप्राइज का मतलब समझते हैं? जिसे पैसे देने हैं, किसको? तो कोई भी व्यक्ति जिसपे हमारे पैसे निकल रहे हैं,
किस बात के लिए निकल रहे हैं? क्योंकि हमने उसे उधार सामान बेचा है। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड किस में बेचा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स। समझ गए डेटा का मतलब? ठीक है बेटा, अगर परफेक्ट भाषा लिखेंगे तो एग्जाम में लिखेगा हाँ कुछ। तो हु इज अ डेटा? एनीवन हु ओज मनी टू द एंटरप्राइजेस। किस चीज के लिए? फॉर द सेल, फॉर द क्रेडिट सेल। कैश सेल नहीं, कैश का तो हाथ के अंदर नहीं जाता। फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। अब बेटा इसका मतलब समझो, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये एसी बेच देता हूँ आप, तो क्या आप मेरी डेटा कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि मेरा काम क्या एसी बेचना है। मेरा काम क्या? तो अगर मैं एसी बेच रहा हूँ, समझिएगा ना, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। तो सेल होनी चाहिए किसमें? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आपकी उस चीज का बिजनेस होना चाहिए। मेरी बात समझिए, नहीं है बात समझ रहे हैं? अगर कोई दुकानदार एसी बेच देता है आपको उधार, समझिए मेरी बात, तो आप उसकी डेटर कहलाएंगी, क्योंकि उसने आपको सेल किया है गुड्स, उधार सेल किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। गॉट माय पॉइंट? बोलिए तो जल्दी बताइए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट है जो ड्यू है किससे? फ्रॉम कस्टमर्स। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये सम होता है किसका? डेटर्स ऑफ मी। सवाल है डेटर्स क्या होती है? डेटर्स रेफर्स टू एनीवन who owes money to the business enterprises for sale, for credit sale, for, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उधार, for credit sale of goods and services किसमें? in the ordinary course of the business। जब आप बार बार याद करेंगे, एक दो बार लिख के देखेंगे, तो भाषा परफेक्शन से आ जाएगी। वीडियो आपके पास मौजूद है, आप ऐप पर जाइए, दोबारा खाना खाने बैठे, इधर खाना खा रहे हैं, इधर वीडियो सुन रहे हैं, तो जब एक ही बात बार बार कान में घुसेगी, तो कभी ना कभी याद हो जाएगी। ऐप का यही सबसे बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं इन वीडियो को डिलीट कर दूं, आप दो दो तीन तीन बार देख लीजिए। हमेशा ये वीडियो अपने पे नहीं रहेंगे, नए आ जाएंगे, पुराने हट जाएंगे। कोई डाउट? डाउनलोड होंगे नहीं, डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिए। बढ़ू आगे, शुरू के हो जाएंगे जो मैंने सीधे यूट्यूब पे है। जो यूट्यूब पे नहीं है हिंदी के बंदे आपके पास है, वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वहां सिक्योरिटी नहीं है। अभी और भी बहुत कुछ आपको ऐप पे मिलाता देगा। टेस्ट भी मिलेंगी, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास भी मिलेंगी, जो आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाएंगे। बहुत कुछ मिलेगा। हमें डिफरेंस क्रिएट करना है आप में और बच्चों में। महसूस होना चाहिए 2 साल बाद जब 12th करके निकले, तो हाँ आप कुछ थे, बहुत पीछे छोड़ चुके हो आप अपने कंप्यूटर्स, उस लेवल पे लेके जाना है। धीमे धीमे जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मैं निखिल जी को गुड्स बेचता हूँ, मेरा काम है गुड्स बेचना, पढ़ाना नहीं, गुड्स बेचता हूँ, तो उधार, तो निखिल जी कहलाएंगे मेरे डेट। कौन कहलाएंगे? कि जब मैंने उधार माल बेचा तो मुझे इनसे पैसे ले। कोई प्रॉब्लम? बढ़ जाऊं आगे? क्लियर है पॉइंट? चल, अगला था बिल्स रिसीव। बिल्स रिसीव का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ, बेटा क्या होता है? जब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का काम, गुस्सा मत होना, है, थोड़ी देर के लिए मान लेना मेरा गारमेंट्स का काम है, और मैं बहुत जबरदस्त शर्ट्स बनाता हूं। क्या बनाता हूँ? अजय नाम का एक ग्राहक मेरे पास आता है, कहता है सर 5,000 शर्ट का ऑर्डर है। एक शर्ट कितने की है? मैंने कहा 1,000। बोला 5,000 शर्ट चाहिए मुझे, तो कितने की भाई? 5,000 की। बोलिए। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। वो कह रहा है सर भेज दो। मैं कहूंगा पैसे? सर पैसे दूंगा ही।
कब दूंगा? अब क्या मैं उस पर विश्वास कर लूं? शर्ट ले गया, पैसे नहीं दिए तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसी दशा में एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वो लिखता है जिसे पैसे लेने। कौन लिखता है बेटा? जिसे पैसे लेने, जैसे मुझे लेने, तो मैं लिखूंगा आज, जिसमें मैं लिखूंगा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मुझे 5 लाख रुपए इस तारीख को दे दें, और वो उसे एक्सेप्ट करे, वो उसे एक्सेप्ट। अब ये कानूनी कागज कैसा बन जाता है? लॉफुल कागज। अगर वो पैसे नहीं देता तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता। ब्याज का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ। लिख कौन रहा है? मैं। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? डेट। समझिए, आप ही तो डेटर थे मेरे। लिख तो मैं रहा हूं, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? डेट। कौन कर रहा है? क्लियर है? द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफाइड, उसका अमाउंट एक निश्चित डेट को मिल जाए। समझ गए? तो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बीआर का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे कौन लिखता है? जिसे पैसा लेना है वो लिखता है। एक्सेप्ट कौन करता है? डेट। क्या एक्सेप्टेंस देता है? कि मैं एक डेफिनेट अमाउंट का पेमेंट करूंगा डेफिनेट डेट को। डेफिनेट डेट कह दो या स्पेसिफाइड। समझ गए भैया? बीआर एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है which is accepted by the debtor, accepted by the that he will make payment, that he or she, जो भी है, he or she will make payment of a definite amount, of a definite at a specified। कोई डाउट? पहले 11th में एक चैप्टर हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी के ऊपर, मगर पढ़ाई को आसान बनाते जा रहे हैं लगातार, अब उस चैप्टर को हटा दिया। तो टफ चैप्टर था सीए में, सीए फाउंडेशन आप करेंगे तो वहां आपको मिलेगा। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? तो आइए जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा पूछा हमने? ड्रॉइंग का मतलब होता है अमाउंट विथड्रॉन। वो अमाउंट जो निकाल दिया किसने? बाय द ओनर। किससे निकाल लिया? फ्रॉम द बिजनेस। किसके लिए निकाल लिया? फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड। ड्रॉइंग का मतलब है वो अमाउंट जो मालिक ने निकाल लिया, किसमें से? बिजनेस में से। किसके लिए? बस। तो ड्रॉइंग मीन्स अमाउंट विथड्रॉन by the owner from the business for his personal use. Any issues? उसके बाद हमने पढ़ा था स्टॉक। क्या पढ़ा था बेटा? स्टॉक। कैसे डिफाइन किया था हमने स्टॉक को? किसी को ध्यान है? कोई बता सकता है? मुझे को बताना है। स्टॉक रेफर्स टू थिंग और आर्टिकल, कोई भी चीज या आर्टिकल हेल्ड बाय द एंटरप्राइज, जिसे एंटरप्राइज अपने पास रखता है। किसके लिए? फॉर द सेल। किसमें? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो। और या फिर विच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंट फॉर सेल। ध्यान है? दो काम, या तो रखा हुआ है किसके लिए? सेल के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या रखा हुआ है उसको इस्तेमाल कर हम कोई वस्तु बनाएंगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। मैं समझा दिया था फिर एग्जाम्पल, दोबारा वीडियो आप देख के समझ जाएंगे। इसमें मैंने बताया था स्टॉक के दो नाम और भी, इन्वेंटरी और एक मर्चेंडाइज। उसके सिवा हमने बताया था स्टॉक 3 तरीके का होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बता दिया था तीनों के बारे में कौन क्या होता है। कोई डाउट हो वीडियो को जाके दोबारा देख लीजिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, जो मैं कस्टमर्स से लेना। इट इंक्लूड्स या इट इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीव्ड। उसके बाद हमने पढ़ा डेटर्स। डेटर्स का क्या मतलब होता है? डेटर्स का मतलब जल्दी बताइए एडवांस डेटर्स। एनीवन हु ओज मनी टू द एंटरप्राइजेस। किसके लिए? फॉर द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसमें? ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द। ध्यान रहेगा? दोबारा बताओ, बोलो ध्यान रहेगा। तो सपोज
I have sold goods to Nikhil. Then Nikhil on credit. On suppose I have sold an AC to Mr. Nikhil on credit. And my business is of electronics items. उसी का मेरा business भी. Then Nikhil will be called my debt. कोई doubt? दूसरा हमने क्या पाया था? Bill of BR. BR का मतलब होता है bill of exchange. जिसे accept करता है कौन? Debtor. क्या accept करता है? That he or she, he oblique she will make a payment of a definite amount at a specified. कोई डाउट? इतना सब टर्मिनोलॉजी करने के बाद अगली टर्मिनोलॉजी थी हमारी ट्रेड पेमेंट्स. अगली टर्मिनोलॉजी थी हमारी ट्रेड पेमेंट्स. पढ़े इसको बेटा. इन टर्म्स को अच्छे से याद करिएगा. 90% बच्चों को अगर आप अभी भी पूछेंगे ने डिफाइन कर दो, जो एमकॉम करे होंगे तो डिफाइन नहीं कर सकते. नहीं तो पूछ के देखो. 12th पास किसी को जानते हो? इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना कि तो डिफाइन और लिखवा लाना कागज पे. तो मैं चाहता हूं डिफाइन करना भी आए. व्हाट इज ट्रेड पेमेंट्स? बेटा रिसीवेबल्स का मतलब होता है हम जिन्हें उधार सामान बेचते हैं उनसे लेना है. पर हम भी तो किसी उधार खरीदते हैं. जिनसे उधार खरीदते हैं उन्हें देना है. उन्हें तो देखो, इट इज द अमाउंट पेबल. इट इज द अमाउंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दो ऑन क्रेडिट. और लिख दो ऑन क्रेडिट. ऐसे लिख ऑन क्रेडिट. इसे काट in the ordinary course of the business. ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को पे करना है. किसके लिए? फॉर द परचेज ऑफ गुड्स. बेटा उधर सुनिए. फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ. दोबारा बताऊं मैं. ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है हम जिन लोगों से सामान खरीदते हैं उधार. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जैसे मेरी मिठाई की दुकान है तो मैं फ्रीक्वेंटली किसी से पिस्ते खरीदता हूँ, किसी से चीनी खरीदता हूँ, किसी से घी खरीदता हूँ. उन लोगों से मैं जिनसे उधार सामान खरीदता हूँ और यही मेरा बिजनेस है. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. दे आर कॉल्ड ट्रेड पेबल्स. दोबारा बताऊं. ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो पेबल है. किसको पेबल है? टू पर्संस फ्रॉम whom we purchase goods and services on credit in the ordinary course of the business. कोई डाउट? ये भी सम होता है दो चीज. क्रेडिटर्स और बिल्स. वो सम होता था डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का. ये सम होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पे. कोई इश्यू बेटा यहाँ तक किसी बताइए. किसी को इश्यू है बेटा यहाँ तक कोई? आगे बढ़ेंगे. अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की. कौन होते हैं क्रेडिटर्स? बिना डेटर्स कौन होते थे? एनीवन हु ओज मनी. तो क्रेडिटर्स कौन होंगे? एनीवन टू whom. एनीवन टू whom business enterprise owns money. Anyone to whom enterprise owes money for credit purchase of goods and services in the ordinary course of business. Anyone who owes money to us is called our debtor. And anyone to whom we owe money, we owes money, we owes money, से हमें दे, he is called creditor. Clear है बेटा? तो anyone to whom, anyone to enterprise या business owes money for credit purchase of goods and services in the ordinary course of business is called
क्रेडिट। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड रॉ मेटेरियल टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ माय गुड्स फ्रॉम निखिल। फ्रॉम, मैंने निखिल से सामान खरीदा है जिन्हें मैं अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करूं, और उधार खरीद। तो यह निखिल कौन कहलाएगा? निखिल विल कॉल्ड बाय क्रेडिट, क्योंकि मैंने खरीदा है, मुझे इसे पैसे देने। इज इट क्लियर? दोबारा बताऊं? बोलिए, डाउट है कोई भी? पक्का किसी को है तो बोलिए, बढ़े आगे बेटा। बिल्स पेमेंट, बीपी मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सेप्टेड किया जाता है, देखो समझो, बाय ए पर्सन और एंटरप्राइजेस द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड। वही बात आई, वही बात आई। बिल पेबल मीन्स, लिखता कौन है? मैंने लिखा। एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसे पैसे देने। समझ गए बेटा? द अमाउंट ऑफ विच विल पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड। अरे नहीं समझे, मैंने लिखा तो मेरी तो भी याद, मुझे पैसे लेने हैं और आपको पैसे देने हैं, तो आपके लिए यही क्या कहलाएगा? भी। ठीक है, कोई डाउट? चलो, अगला पॉइंट इसके बाद जो हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड बाउच। लगभग चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जा रहा। नेक्स्ट पार्ट जो आप इसमें करने जा रहे हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड बाउचर। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब बाउचर के साथ। प्लीज ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या मतलब होता है बाउचर। एक बार अच्छी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि क्या मतलब होता है बाउचर का। आर यू रेडी? बाउचर का मतलब होता है एविडेंस। क्या मतलब होता है एविडेंस? सबूत। बाउचर एक सबूत है ऑफ ए बिजनेस के ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ। बाउचर एक सबूत है कि ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ। अभी मेरे यहाँ एक सर्वेंट काम करते हैं नीचे, वो मुझसे आगे कहें कि सर 5 बल्ब फ्यूज हो गए थे, हमने 5 बल्ब बदल दिए कोचिंग के। मैं मान ली, और ये बल्ब मैं 200 रुपए के लाया हूं, क्या मुझे मान लेना चाहिए? मैं क्या कहूंगा? बिल दिखाओ। बिल, अब ये बिल ही तो सबूत है, तो बिल जो कहलाएगा दैट से दैट इज ए। तो बाउचर एक सबूत है कि वास्तव में ट्रांजैक्शन हुआ है। बाउचर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कैश मीमो, जानते हैं कैश में बिल वगैरह, इनवॉइस, ये भी बिल ही होता है। रिसीव, ये कुछ भी आप मुझे दिखाइए, या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऑनलाइन पेमेंट। बात समझ रहे हैं? तो व्हाट इज ए बाउचर? ये हो गया, स्कूल में चर्चा भी नहीं हुआ है, बीएलएस में तो हो गया होगा। अच्छा, तो बोल पा रहे होगे आगे टर्म्स? नहीं बोल पा रहे? जो पढ़ा रहे तो पता है ना, बोलते हो थोड़ा बहुत तो बीएलएस में ही हो। और बच्चों आप लोगों का तो बाउचर समझ गए क्या होता है? बाउचर एक एविडेंस, प्रूफ कि वास्तव में ट्रांजैक्शन हुआ है। वरना ऐसे क्या है, ऐसे तो कुछ भी लिख के डाल दो, कुछ भी लिख के। कोई डाउट? नेक्स्ट, बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो मारा, वो पैसा, मान लो आपके बैच में बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, मैं उसे पढ़ाता रहता हूँ, वो पढ़ता रहता है 29 डेज। कब तक पढ़ता रहता है? मैं फीस की कहता हूँ, वो कहता है सर दे देंगे दे देंगे, ऐसे 29 डेज के बाद वो दूसरे टीचर पे चला जाता है, उनके यहाँ भी 29 डेज पढ़ लेता है, तीसरे पे चला जाता है, उनके यहाँ भी 25, चौथे पे। होते हैं बच्चे ऐसे, होते हैं। मेरी बात को समझ। तो अब मेरे 29 डेज के पैसे मिले या मारे गए? तो जो पैसा मारा जाता दैट इज कॉल्ड बैड। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें बैड डेट्स ना होते। आपका गारमेंट्स का काम होता है, पैसे कुछ मारे भी जाते हो। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें पैसे मारे
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। तो बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसे जो माने पैसे ना माने जाए। आप कोर्ट में जाओ, केस लड़ो। अब आप पे सबूत है, आपने नंबर 2 में माल नहीं बेचा, तो आप ले सकते हो। पर कभी कभार क्या होता है, मैंने एक्स को माल बेचा, एक्स दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अब तो वो कहां से दे, फिर तो मिली नहीं सकती। या मैंने एक्स को माल बेचा, एक्स की डेथ ही हो गई, उसकी कोई फैमिली में है ही नहीं, तो पैसे मारे ही। समझे मेरी बात? तो बॉड डेट्स का मतलब क्या है, अमाउंट ओड टू द बिजनेस। ओड टू द बिजनेस का मतलब वो पैसा जो बिजनेस को लेना था। ओड बाय द बिजनेस नहीं कह रहा, ओड टू द बिजनेस। ओड टू द बिजनेस का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस को लेना था। दैट इज रिटन, मगर अब वो खत्म हो गया। मगर अब वो खत्म क्यों खत्म हो गया? बिकॉज इट हैज बिकम इलिक्विडेबल। क्योंकि अब वो वसूला, आपको जिस पार्टी से पैसा लेना था वो पार्टी दिवालिया हो गई। दिवालिया को कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, बैंकरप्ट भी कहते हैं। अगर वो पार्टी दिवालिया हो गई तो अब आपको उससे पैसा मिल, या उस पार्टी की डेथ ही हो गई तो आपको पैसा मिल नहीं सकता। तो ध्यान रखना, बैड डेट्स का मतलब होता है वो अमाउंट विच इज ड्यू टू द बिजनेस, वो अमाउंट जो बिजनेस को लेना था। समझे बेटा? क्या मतलब होता है बैड डेट्स का? अमाउंट ड्यू टू द बिजनेस, वो अमाउंट जो बिजनेस को लेना था। बट नाउ, अब हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको रिटन ऑफ, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज इट इज बिकम इलिक्विड, क्योंकि अब वो वसूला नहीं जा सकता। कोई डाउट? ये एक हमें नुकसान हो गया। क्या हो गया? और नुकसान और इनकम लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आप बनाना सीखोगे चैप्टर 17। चैप्टर 17। कोई डाउट? इन केस बीएस में वो आपसे पूछ ले, हाँ भाई मिस्टर सोमिल बताइए व्हाट इज बैड डेट, क्या व्हाट आर बैड डेट्स, क्या जवाब देंगे? वो पीछे बोल नहीं होगा। बैड डेट मींस द अमाउंट विच इज ड्यू टू द बिजनेस, विच इज वो पैसा जो बिजनेस को लेना था, ड्यू टू द बिजनेस, ड्यू टू द बिजनेस। नाउ रिटन ऑफ, नाउ क्यों रिटन ऑफ? बिकॉज इट हैज बिकम इलिक्विड। क्यों हो गया इलिक्विड? हो सकता है पार्टी की डेथ हो गई हो सकता है पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई। नहीं, ये बस मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ तो बेटा कल या परसों इस चैप्टर, और मुझे एक एक चीज लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, मैं मजबूर कर दूंगा आपको पढ़ने के लिए। कोई डाउट है? समझ में आया बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स ये वो अमाउंट होता है ड्यू टू द फर्म, वो अमाउंट जो फर्म को लेना है, ड्यू टू द यानी फर्म को लेना, बट हैज बीन रिटन ऑफ। क्यों? बिकॉज नाउ इट हैज बिकम इलिक्विड। ये लॉस है, और डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगला आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू गिर जाना, एसेट की वैल्यू गिर जाना। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू कम हो जाना। क्यों? इस्तेमाल करने की वजह से। बताओ, ये एसी मैंने 90,000 का खरीदा था आज से 8 साल, अब बिक जाएगा 90,000 का? कम का बिकेगा, ज्यादा का? क्यों बिकेगा? क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो गया। किसकी वजह से? यूज करने की वजह से। कोई डाउट? बोलो। तो डेप्रिशिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। किस वजह से? यूज करने की वजह से। या पासेज ऑफ, मान लो मैं 90,000 का इसे खरीद के इसे पैक करके रख देता, खोलता भी नहीं, तो भी आज 90 बिक जाता, तो भी समय के साथ उसकी वैल्यू घटने, मॉडल पुराना हो गया, वैल्यू घट जाती। तो यूसेज या पासेज ऑफ, या ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है
समय के साथ साथ चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? आउटडेटेड। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो 10 साल पहले टेक्नोलॉजी होगी, आज उस टेक्नोलॉजी को कोई खरीदने के लिए बैठा हुआ, इसलिए भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू में कमी किसकी वजह से? ड्यू टू यूसेज, या फिर पासेज ऑफ टाइम, या फिर ऑब्सोलीसेंस। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? किसी को दिक्कत है बेटा बताइए, है कोई? जी बेटा, गोल्ड डेप्रिशिएट होता ही नहीं, गोल्ड फिक्स्ड एसेट होता ही नहीं। इसका क्या गोल्ड फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट कहाँ होता है? मैंने कहा बताया था फिक्स्ड गोल्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट में प्लांट मशीनरी ये सब, और डेप्रिसिएशन जो लगता है वो केवल फिक्स्ड एसेट पे लगता है। स्टॉक पे भी नहीं लगता डेप्रिसिएशन, कैश पे भी नहीं लगता डेप्रिसिएशन। नहीं मैं समझे, ये डेप्रिसिएबल एसेट्स शेयर्स पे भी नहीं लगता डेप्रिसिएशन, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते। इज इट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा। अगर केवल लैंड है तो उस पर भी नहीं लगता। जहां लैंड एंड बिल्डिंग है तो लगता है, केवल लैंड है तो लैंड होता तो फिक्स्ड एसेट है, मगर वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं। लैंड की वैल्यू जितनी कम नहीं, बिल्डिंग की हो जाती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएबल। इज इट ओके? मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ, आप लोग यहाँ तक के सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं रुका हूँ, यहाँ तक जितना आज पढ़ा। क्या बात है, एक बोतल के रही है कुछ। बेटा मैंने बताया, डेप्रिशिएट, अगर हम कोई चीज बिजनेस कर रहे हैं तो वहां डेप्रिशिएशन नहीं, डेप्रिशिएशन उन असेट्स को लगता है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, वो चीज डेप्रिशिएट। जो चीज नई बनी रखी है बेचने के लिए, उसे तो हम सेल कर ही देंगे ना 1 साल के अंदर। वो तो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक हम 1 साल के अंदर बेच देते हैं। बढ़े आगे, 2-4 टर्मिनोलॉजी बेटा और रह जाती है आपकी, इनको और खत्म कर लीजिए। अगली टर्मिनोलॉजी है आपकी रिबेट। क्या है? कल आपने पढ़ा था क्या बच्चे? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब कमोडिटी के प्राइस में क्या दे देना, क्या होता था? कम कर दे। समझाया था कल? अब रिबेट में क्या अंतर? रिबेट भी, डिस्काउंट का मतलब भी था रिडक्शन प्राइस, रिबेट का मतलब भी क्या? रिडक्शन इन प्राइस, मगर अंतर समझो। डिस्काउंट में भी आपने पढ़ा था क्या? रिडक्शन प्राइस। रिबेट में भी क्या है? मगर यहाँ प्राइस में रिडक्शन कब होता है? अलाउड बाय द सेल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन, ये गया सामान बेचने के बाद। डिस्काउंट तो आप दे देते हैं सामान खरीदने से पहले, जिस समय वो सामान खरीदता है तभी तो डिस्काउंट दे देते हैं। रिबेट दी जाती है आपने सामान बेच दिया, आपने सामान, अब उसकी कंप्लेंट है यार सामान की क्वालिटी बढ़िया है, सामान में कुछ कमी है, तो आपने कहा चल थोड़े पैसे कम दे दिए भाई, सारे पैसे। तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। दैट इज कॉल्ड, it is allowed for reasons other than for which trade discount and cash discount are allowed. ये दूसरे कारण से दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए जो डिस्काउंट हम देते, दैट इज कॉल्ड। दोनों में, डिस्काउंट में भी प्राइस में रिडक्शन करती है, रिबेट में भी प्राइस में रिडक्शन करती है, मगर रिबेट में सेलर जो रिडक्शन देता है प्राइस में, समझे बच्चे, वो देता है कब? गुड्स को सेल करने के,
गुड्स को सेल करने के ये दी जाती है डिस्काउंट के सिवा ऑल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो गुड्स आपने बेच दिए थे उनकी क्वालिटी अच्छी, तो आपने कहा चलो रिबेट देते हैं पैसा। समझ गए? दोबारा बताओ पक्का? नेक्स्ट पार्ट आता है इंसॉल्वेंट। इसके लिए एक वर्ड ऑल भी इस्तेमाल होता है, दैट इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हिंदी में कहते हैं दिवालिया हो जाना। दिवालिया, एनी पर्सन और एंटरप्राइजेस हु इज नॉट इन द पोजीशन टू पे इट्स डेट। कोई भी व्यक्ति या एंटरप्राइज जो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर सके। कोई भी व्यक्ति जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट का पेमेंट कर सके, उस पर इतना पैसा नहीं है, ही इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है उसके टोटल एसेट्स ज्यादा है उसकी टोटल लाइबिलिटीज। इसका मतलब है उसके टोटल एसेट्स, और सॉरी गलत बोल गया, टोटल लाइबिलिटीज ज्यादा है टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स, इसलिए वो इस पोजीशन में नहीं है कि सबको पेमेंट कर सके। कोई डाउट? सोमिल क्लियर है वो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये बताता है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। ये इसका फॉर्मेट है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। कोई दिक्कत? धनभाई भी थी मैंने जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था तब। प्लीज जो बच्चे लेट आए हैं अकाउंट इक्वेशन की 2 क्लास ऐप पर हैं, उन दोनों क्लास को जरूर देख लीजिए। आपका बेस जब भी आपको समय मिले, मैं खुद समझता हूँ बेटा बहुत आपका शेड्यूल हेक्टिक है, किसी दिन स्कूल की छुट्टी करो या छुट्टी हो, आपको टाइम मिले, उस दिन छुट्टी हो, मान लो किसी दिन तो संडे आए, उन दोनों क्लास को देख लीजिएगा, आपका बेस बन जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम के 2 क्लास है। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक स्टेटमेंट होता है जो क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एंटरप्राइज की। इसका फॉर्मेट है लायबिलिटीज, अमाउंट, रुपीज, असेट्स। कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रॉप राइट। बेटा प्रॉप राइट का मतलब होता है मालिक। क्या मतलब होता है? मालिक। तो प्रॉप राइट इज अ पर्सन हु ओन द, जो बिजनेस का मालिक, वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और सारे रिस्क दिया, और जो प्रॉफिट होता है उसको वही दे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने कल भी बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जनरली अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 मार्च को हर साल। कब एंड होता है? तो हर साल 31 मार्च को जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, किसके लिए? फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब ये बताने के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस, एंड फाइनेंशियल कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटीज है, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कल की क्लास में मैंने बताया था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कितने आपके टोटल एसेट्स है बिजनेस के और कितनी टोटल लायबिलिटीज। क्लियर है? ये हमने कल खत्म कर लिया था, डिफरेंस कल कर लिया था ना। तो यहां पर बेटा आज की क्लास को हम खत्म करते